नमस्कार। आज हम सोनदंड सुक्त की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि एक सच्चे इंसान की पहचान आखिर होती क्या है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, किसी इंसान की असली कीमत कौन तय करता है, उसका जन्म या फिर उसके कर्म? आप देखेंगे कि यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। और ये सवाल हमें सीधा ले जाता है इस कहानी के मुख्य पात्र की दुनिया में, एक ऐसे इंसान जो अपने समय के समाज में कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा के शिखर पर थे। तो बात है प्राचीन भारत के अंग देश की। वहां चंपा नाम का एक बहुत ही समृद्ध शहर हुआ करता था। और ये शहर वहां के राजा बिंबिसार ने सोनदंड नाम के एक ब्राह्मण को, कह लीजिए, एक तोहफे के तौर पर दिया हुआ था। और सोनदंड सोनदंड कोई मामूली इंसान नहीं थी। वो उस दौर के जो भी ऊंचे से ऊंचे मानक थे, उन सब पर खरे उतरते थे। तो सवाल उठता है कि उस समाज में एक महान इंसान को कैसे मापा जाता था। इसका जवाब हमें सोनदंड को देखकर ही मिल जाता है। देखिए, 7 पीढ़ियों तक उनका वंश एकदम शुद्ध माना जाता था। वो तीनों वेदों के प्रकांड विद्वान थे, दिखने में भी सुंदर थे और बोलने में तो क्या ही कहने। यही नहीं, उनके सैकड़ों छात्र थे, उनके पास बहुत ज्यादा धन और संपत्ति थी, और तो और राजा तक उनका सम्मान करते थे। लेकिन कहानी में हमेशा की तरह एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो सोनदंड की पूरी दुनिया, उनके सारे विश्वासों को चुनौती देने वाला था। होता ये है कि एक नए शिक्षक का आगमन होता है। कौन? खुद बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ चंपा के पास गग्रा नाम के सरोवर के किनारे आकर ठहरते हैं। और जैसे ये खबर फैलती है, उनका संदेश सुनने के लिए लोगों की मानो भीड़ सी उमड़ पड़ती है। अब इस बात पर ना एक बहस छिड़ जाती है। जो दूसरे ब्राह्मण थे, उनका मानना था कि भाई सोनदंड उम्र में, धन में और जन्म में हर तरह से बड़े हैं, तो बुद्ध को उनसे मिलने आना चाहिए। लेकिन सोनदंड का नजरिया वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, अरे नहीं, बुद्ध ने तो पूरा राज्य छोड़ दिया है, वो पूर्ण रूप से प्रबुद्ध हैं, और सबसे बड़ी बात, वो हमारे मेहमान हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे मिलने जाएं। तो सोनदंड निकल तो पड़ते हैं बुद्ध से मिलने, लेकिन उनके मन में ना एक अजीब सी उलझन थी, एक डर था। वो मन ही मन सोच रहे थे, क्या होगा अगर मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर इज्जत चली गई तो फिर ये दौलत भी चली जाएगी। मतलब वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो चलिए अब उस बातचीत की तरफ बढ़ते हैं जो इस कहानी का, कह सकते हैं कि, दिल है। बुद्ध ना वो सोनदंड की चिंता को तुरंत भांप लेते हैं और उन्हें सहज महसूस कराने के लिए उन्हीं के विशेषज्ञता के क्षेत्र से एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, सोनदंड, एक सच्चे ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? अब ये तो सोनदंड का अपना मैदान था, तो वो पूरे आत्मविश्वास से 5 गुण गिनाते हैं। पहला, अच्छा जन्म। दूसरा, मंत्रों का ज्ञान। तीसरा, सुंदर रूप। चौथा, सदाचारी होना। और 5वां, बुद्धिमान होना। और बस यहीं से शुरू होती है इन पारंपरिक पैमानों की असली परख, एक एक करके। बुद्ध एक बहुत ही सरल सा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, इन 5 गुणों में से क्या हम किसी एक को हटा सकते हैं और फिर भी एक सच्चे ब्राह्मण को परिभाषित कर सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर आता है रूप रंग का। इस पे तो सोनदंड तुरंत मान जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, रंग रूप से क्या फर्क पड़ता है? मतलब सुंदरता एक सच्चे इंसान के लिए जरूरी नहीं है। चलो, एक गया। इसके बाद बुद्ध पूछते हैं कि क्या मंत्रों के ज्ञान को भी हटाया जा सकता है? और सोनदंड जानते हैं, वो फिर से सहमत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, सिर्फ पवित्र ग्रंथों का ज्ञान होना भी अनिवार्य नहीं है। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम। बुद्ध पूछते हैं, तो क्या अब ऊंचे कुल में जन्म को भी हटाया जा सकता है? और सोनदंड सब कुछ दांव पर लगाकर ये भी मान लेते हैं कि हाँ, शुद्ध वंश में जन्म लेना भी जरूरी नहीं है। सोचिए, ये उस समय की पूरी जाति व्यवस्था की नींव पर कितनी बड़ी और सीधी चुनौती थी। और जैसे ही सोनदंड ये कहते हैं, सभा में मौजूद जो दूसरे ब्राह्मण थे वो भड़क उठते हैं। वो विरोध करने लगते हैं, सोनदंड पर अपनी परंपरा को छोड़ने और बुद्ध की बातें अपनाने का आरोप लगाते हैं। इस हंगामे से हमें ये पता चलता है कि सोनदंड ने जो बात मानी थी वो कितनी बड़ी और वाकई में कितनी साहसी थी।
तो अब 5 में से 3 गुण तो निकल गए, तो सवाल ये है कि आखिर में बचा क्या? सिर्फ 2 गुण। ये 2 गुण हैं शील और प्रज्ञा। शील का मतलब है सदाचार, अच्छा नैतिक आचरण। ये हमारे कर्मों और हमारे चरित्र से जुड़ा है। और प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सच्ची और गहरी समझ। सुत्ते में इन दोनों के बीच के रिश्ते को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाया गया है। कहा गया है, ज्ञान सदाचार से शुद्ध होता है और सदाचार ज्ञान से। ठीक वैसे ही जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो इस प्राचीन कहानी से आज के लिए क्या सबक मिलता है? देखिए, कहानी के आखिर में सौनधन बुद्ध के अनुयायी तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें एक व्यवहारिक डर भी है। उन्हें लगता है कि अगर वो सबके सामने झुककर बुद्ध को प्रणाम करेंगे तो उनकी सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। इसलिए वो बुद्ध से पूछते हैं कि क्या वो सभा में अपनी जगह से उठने के बजाय सिर्फ हाथ जोड़कर एक छोटा सा इशारा कर सकते हैं, और क्या उसे ही पूर्ण प्रणाम मान लिया जाएगा। और बुद्ध वो उनकी इस चिंता को समझते हैं और सहमत भी हो जाते हैं। ये बात इस पर कितना जोर देती है कि ज्ञान का मार्ग बाहरी दिखावे का नहीं है, बल्कि ये तो एक सच्चे अंदरूनी बदलाव का नाम है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, सोंदंड के समय में तो योग्यता को जन्म, धन और किताबी ज्ञान से मापा जाता था। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम और हमारा समाज योग्यता को कैसे मापते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम वाकई सही चीजों को महत्व दे रहे हैं?